90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेप्सी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच रहे, कोका कोला को अपना बिजनेस इंडिया से बंद करके जाना पड़ा। डिसीजन कंट्रोल कर रही थी पेप्सी। प्रोडक्ट खरीद रहे हो या एक केयरफुली डिजाइन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोका कोला ज्यादा पसंद है या पेप्सी, कुछ लोग कहेंगे कोका कोला, कुछ बोलेंगे पेप्सी। लेकिन अगर दोनों के बॉटल से लेबल हटा दिया जाए और आपको ब्लाइंड फोल्ड करके टेस्ट करवाया जाए तो 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाता कि ये कोक है या ये पेप्सी, क्योंकि टेस्ट में ऑनेस्टली दोनों में ज्यादा फर्क होता नहीं है। एक थोड़ा सा स्वीट है और दूसरा थोड़ा फ्लैट, बस इतना ही। तो सवाल ये है, अगर दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही है तो फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी ड्रिंक हमारी फेवरेट होगी, और क्या ये चॉइस हमारी होती भी है या इन कंपनीज ने ये चॉइस हमारे दिमाग में डाल दी है। आज के मनी बिहाइंड ब्रांड्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे कोक और पेप्सी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच रहे, बल्कि हमारी सोच और इमोशन पे डिजाइन किया हुआ इन्फ्लुएंस बेच रहे हैं। इस वीडियो में हम इनके मार्केटिंग बैटलफील्ड में घुसेंगे। कोका कोला वर्सेस पेप्सी, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की वॉर नहीं है, ये हमारे ह्यूमन परसेप्शन, मेमोरी और मनी की भी वॉर है। चलो थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं और चलते हैं 1970s के इंडिया में। ये वो समय था जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फेरा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इंडिया में लागू किया था, इस इंटेंशन के साथ कि हम अपने देश का पैसा देश में ही रखेंगे और कोई फॉरेन कंपनी यहाँ आकर इंडिया के रिसोर्सेज को लूट कर नहीं ले जा सकती। इस लॉ के हिसाब से हर फॉरेन कंपनी को अपनी ऑनरशिप का कम से कम 60% स्टेक इंडिया के साथ शेयर करना था। कोका कोला उस टाइम तक अपने आप को इंडियन मार्केट में इतना स्टैब्लिश कर चुका था कि वो लोगों के बीच में एक सुपर पॉपुलर प्रोडक्ट बन गया था। लोगों के लिए कोक एक ग्लोबल स्टाइल का सिंबल था, एक ऐसी ड्रिंक जिससे मॉडर्न इंडिया डिफाइन होता था। कोका कोला जो इंडिया में 100% शेयर अपना होल्ड करता था, ये एक्ट लागू होने पर उसे यहाँ अपना बिजनेस रन करने के लिए 60% शेयर किसी लोकल पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ता। और यही नहीं, गवर्नमेंट ने तो उनसे उनका सीक्रेट फॉर्मूला तक शेयर करने के लिए कह दिया था। गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद भी कुछ फायदा हुआ नहीं। एक बार को अगर कोका कोला 60% शेयर देने को मान भी जाता, तब भी प्रॉब्लम ये थी कि कोक बहुत ही एक सीक्रेटिव कंपनी थी। उनका सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता था, उनका फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला उनका एक न्यूक्लियर कोड था। और कोक ने सीधा कहा, ना तो हम अपना फॉर्मूला शेयर करेंगे और ना ही ऑनरशिप। सरकार ने उन्हें वार्निंग भी दी, लॉ सबके लिए सेम है, या तो रूल फॉलो करो और या एग्जिट लो। और इसीलिए कोका कोला को अपना बिजनेस इंडिया से बंद करके जाना पड़ा। 1977 में कोका कोला ऑफिशियली इंडिया से एग्जिट कर गया। उन्होंने अपने फैक्ट्रीज बंद कर दिए, बॉटल्स बंद हो गई और मार्केट एकदम खाली पड़ गया। अर्बन यूथ के लिए ये एक शॉक था। वो ड्रिंक जो कूलनेस का सिंबल थी, वो एक दिन में मार्केट से गायब हो गई। और जब मार्केट खाली होता है तो नए प्लेयर्स उस अपॉर्चुनिटी को देखकर एंट्री लेते हैं। उस समय काफी देसी प्रोडक्ट्स आए, कैंपा कोला, थम्स अप, कोल्ड स्पॉट, लिम्का, सब पार्ले ग्रुप के थे। उनका कहना था कि कोक गया तो क्या हुआ, हम अपना इंडियन कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ थम्स अप, क्योंकि उसका टेस्ट बोल्ड था, थोड़ा स्पाइसी फिजी टाइप, इंडियन टेस्ट बर्ड के हिसाब से एकदम परफेक्ट। लोगों को भी वो काफी पसंद आया क्योंकि टेस्ट भी अच्छा था और इंडिया का खुद का देसी ब्रांड था। थम्स अप ने कोक की जगह ले तो ली थी, पर एक चीज मिसिंग थी, कोक जैसी ग्लोबल शाइन और एस्पिरेशनल फील, और वो और किसी के पास नहीं था। फिर आया 1988, 10 साल बाद एक नए खिलाड़ी ने मार्केट में एंट्री ली, पेप्सी। पर पेप्सी ने भी एक लेसन सीखा था। उन्होंने देखा कोक जैसे डायरेक्टली फॉरेन कंपनी बनकर आना मुश्किल है, तो उन्होंने एक जुगाड़ू रास्ता निकाला। पेप्सी इंडिया में फूड वेंचर के नाम से घुसी। पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और वोल्टास इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर उन्होंने बनाई खुद की कंपनी पेप्सी फूड्स लिमिटेड। और जैसे ही उनका परमिशन क्लियर हुआ, वो लेकर आ गए अपना सबसे फेमस कैंपेन, द पेप्सी चैलेंज। मॉल, मेला, कॉलेज, हर जगह स्टॉल्स लगते थे जहां लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें 2 ग्लास दिए जाते, एक में कोक और एक में पेप्सी। लोग पीते और जब उनसे पूछा जाता कौन सी अच्छी लगी तो ज्यादातर बोलते ये वाली, और जब रिवील होता वो पेप्सी होती।
तो लोग शॉक हो जाते। लोग इन सब चीजों पर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे और लोगों को मिला एक चॉइस का इल्यूजन। सबको लगता था कि वो अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में डिसीजन कंट्रोल कर रही थी पेप्सी। इससे पेप्सी को काफी पब्लिसिटी मिली, लोगों में डिबेट शुरू होने लग गई कि कोक बेटर है या पेप्सी, और बस वही तो ब्रांड चाहता है कि लोग उनके बारे में बातें करें। और यहीं से पेप्सी ने कोक के लेगेसी स्पेस को मॉडर्न कूलनेस से फिल कर दिया और इंडिया कोला मार्केट में एंट्री ले ली, ये कहकर कि हम टेस्ट में बेटर हैं, हम मॉडर्न हैं, हम न्यू जनरेशन का ड्रिंक हैं। ये एक साइकोलॉजिकली मास्टर स्ट्रोक था। 1988 के बाद इंडिया बदल रहा था, लिबरलाइजेशन आ रही थी, टीवी एड्स हर घर तक पहुंचने लगे थे और ग्लोबल ब्रांड्स का ग्लैमर यूथ के दिमाग में घुस रहा था। इस दौरान पेप्सी ने अपना बेस बना लिया था, यूथ उनके साथ कनेक्ट कर रहा था और उस समय जो भी सेलिब्रिटी यूथ में पॉपुलर थे, पेप्सी ने उनसे अपने ब्रांड एड्स करवाए। आमिर खान, जूही चावला, रेमो, शाहरुख खान, वो सब न्यू एनर्जी का सिंबल बन गए थे। फिर 1993 में कोका कोला की इंडिया मार्केट में वापसी होती है। इस बार उनकी स्ट्रेटेजी अलग थी, वो सीधा पेप्सी जैसा बिहेव नहीं करना चाहते थे। कोक ने डिसाइड किया कि हम पेप्सी के जैसे लाउड नहीं बनेंगे, हम इमोशन और बिलोंगिंगनेस पर खेलेंगे। उन्होंने पहला कैंपेन बनाया, ऑलवेज कोका कोला। पेप्सी यूथ के दिमाग में बस गया था, तो कोक ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में यूथ कूल बनना चाहता है, लेकिन अपने रूट्स से भी जुड़ा रहना चाहता है, और यहीं से उन्होंने चलाया अपना इमोशनल कार्ड। 1990s के मिड में उनका सबसे आइकॉनिक कैंपेन आया, कोका कोला इंजॉय, और बाद में और भी पावरफुल लाइन, ठंडा मतलब कोका कोला। यहाँ उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेला। इंडिया में कोई भी कोल्ड ड्रिंक के लिए लोग बोलते थे ठंडा लाना, उन्होंने इस वर्ड को हाईजैक कर लिया। अब ठंडे का मतलब हो गया कोका कोला। वैसे ही जैसे अगर जेरोक्स का मतलब फोटो कॉपी और कॉलगेट से मतलब टूथपेस्ट। अब तक हमने देखा कैसे कोका कोला और पेप्सी इंडिया मार्केट में आए, कैसे उन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया और अपने टेस्ट और टाइमिंग के थ्रू एक स्पेस कैप्चर किया। अब हम समझेंगे ब्रांड की क्रिएटिव बैटलफील्ड, जहां हर एड एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था और हर कैंपेन एक स्ट्रेटेजी टू कैप्चर योर माइंड। इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कोक और पेप्सी ने अपने मोस्ट फेमस एड कैंपेन डिजाइन किए, कैसे इन्होंने इमोशंस, म्यूजिक, कलर और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके हमारे सब कॉन्शियस को टारगेट किया। पेप्सी के कैंपेन्स को अगर न्यूरो साइंस के लेंस से देखा जाए तो ये एक प्योरली डोपामिन ड्रिवन मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स है। डोपामिन एक रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एंटिसिपेशन और नोवेल्टी से ट्रिगर होता है। जब भी कोई चीज नई, फ्लैशी या रिबेलियस लगती है, ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, वीटीए और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। पेप्सी ने इसी ट्रिगर को वेपन बनाया। द पेप्सी चैलेंज ब्लाइंड टेस्ट ने कॉग्निटिव बायस क्रिएट किया। आपको लगा आप चूज कर रहे हो, पर एनवायरनमेंट ने आपको प्राइम कर दिया था। ये एक प्राइमिंग इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस का मिक्स था। जब रिवील होता था कि आपने पेप्सी चूज की है, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में एक वैलिडेशन बर्स्ट होता कि हाँ मैं सही था, और ये वैलिडेशन फ्यूचर चॉइसेस रिइंफोर्स करता है। इनका दूसरा एड, ये दिल मांगे मोर, यूथ का एक इमोशनल रिबेलियन, डोपामिन रीइंफोर्समेंट। ये स्लोगन ब्रेन के लिए सीकिंग सिस्टम को ट्रिगर करता था। कांस्टेंट वांटिंग, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन। इस एड ने इम्पल्सिविटी और वांटिंग लूप को स्ट्रेंथन किया। हर टाइम जब कंज्यूमर बोर होता, डोपामिन के लिए वो पेप्सी की तरफ जाता। नॉट फॉर थर्स्ट बट फॉर मेंटल रिवॉर्ड। इन कैंपेन्स में पेप्सी ने एक पैटर्न फॉलो किया, शॉर्ट पंची स्लोगन्स, अर्बन सेटअप, बोल्ड विजुअल्स। ये कैंपेन्स शॉर्ट अटेंशन स्पैन और इम्पल्सिविटी कल्चर के लिए इंजीनियर थे। कोक ने पेप्सी के अपोजिट रूट लिया। कोक ने ह्यूमन ब्रेन के एक और कोर पाथवे पर काम किया, ऑक्सीटोसिन नेटवर्क। ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब हम बिलोंगिंग, वार्मथ या नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। कोका कोला के एड्स इसी नेटवर्क को स्टिमुलेट करते थे, और कैसे हम जानेंगे इनके कुछ कैंपेन्स को स्टडी करके। इनका कैंपेन जो चाहे हो जाए, इमोशनल कंटेजियन। इस कैंपेन में बैकग्राउंड म्यूजिक और स्माइलिंग फेसेस ने मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट किए, जो इमोशंस को मिमिक करते हैं। आप एड देखते हुए सबकॉन्शियसली वही वार्मथ फील करते हो। इनका दूसरा एड, ठंडा मतलब कोका कोला। कोक ने एक लिंग्विस्टिक हाईजैक किया।
अब जब भी कोई ठंडा बोलेगा आपके ब्रेन का एसोसिएटिव मेमोरी सिस्टम कोक को रिकॉल करेगा। ये एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्राइमिंग था, लैंग्वेज के थ्रू ब्रांड एनकोडिंग। कोक के हर कैंपेन ने एक यूनिवर्सल ट्रुथ टच किया, शेयरिंग, लव, बिलोंगिंग, इमोशन। उन्होंने अपने एड्स में एवरीडे इंडिया दिखाया और ब्रांड को एक रिचुअल बना दिया। अब तक हमने देखा कोक और पेप्सी के एड वॉर्स, उनका हिस्ट्री, उनके मार्केटिंग के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। लेकिन असली सवाल ये है कि कंपनीज ऐसा करती क्यों है? टेस्ट तो सेम है, प्रोडक्ट भी सिमिलर है, तो फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केटिंग पे खर्चा क्यों करते हैं? सिंपल है, बिजनेस वर्ल्ड में प्रोडक्ट बनाना आसान है, परसेप्शन बनाना मुश्किल। कोका कोला और पेप्सी के लिए ये वॉर बॉटल के अंदर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर हो रही है। हर ब्रांड चाहता है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनका नाम रिकॉल करे बिना सोचे। यही होता है ब्रांड कंडीशनिंग और यही होती है रियल एसेट, ब्रांड मेमोरी। एक बार जब ब्रांड आपके सबकॉन्शियस में घुस जाता है तो वो प्राइस चेंज, कंपटीशन या न्यू ट्रेंड से इजीली नहीं हिलता। इसे कहते हैं ब्रांड स्टिकीनेस, और इसी स्टिकीनेस के लिए ही ये मार्केटिंग पर इतना पैसा लगाते हैं। ब्रांड का अल्टीमेट गोल होता है मेक योर प्रोडक्ट अ पार्ट ऑफ पीपल्स आइडेंटिटी। पेप्सी के लिए वो आइडेंटिटी थी यंग, रिबेलियस, बोल्ड। कोक के लिए वो आइडेंटिटी थी वार्मथ, फैमिली एंड कंफर्ट। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक तक लिमिटेड नहीं है, हर इंडस्ट्री में यही गेम चल रहा है। एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड, नाइकी वर्सेस एडिडास, मैकडोनल्ड वर्सेस बर्गर किंग। सब अपने प्रोडक्ट के टेस्ट या क्वालिटी से ज्यादा परसेप्शन बेच रहे हैं। कोई आपको कहता है थिंक डिफरेंट, कोई कहता है जस्ट डू इट। ये स्लोगन्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। बिजनेस के लिए ये चीज प्रॉफिटेबल होती है और यही रीजन है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस को मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी समझनी चाहिए। बिकॉज प्रोडक्ट बनाना साइंस है पर परसेप्शन बनाना आर्ट है, और दोनों मिलकर ही प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगले टाइम जब आप कोई एड देखो, कोई ब्रांड चूज करो, तो थोड़ा पॉज लेना और सोचना कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो या एक केयरफुली डिजाइन फीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।